तो देखिए जीरो के बारे में हम लोग पहले जीरो से रिलेटेड दो आपका गणितज्ञ बोल सकते हैं हम लोग, एक है आर्यभट्ट और एक है आपका ब्रह्मगुप्त। एक है आर्यभट्ट और दूसरा है आपका ब्रह्मगुप्त। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो के लिए क्या किया या फिर आर्यभट्ट ने जीरो को कैसे डिफाइन किया। तो पहले जानते हैं आर्यभट्ट का जो जन्म है वो आपका 476 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे, ईस्वी 476 ईस्वी में। और हुआ कहीं कहीं ना इनका ये जो डेट है वो 470 ईस्वी भी लिखा रहता है, 470 ईस्वी ऐसा आपका लिखा रहता है। ये पूरी तरह से मतलब ये गणना उस टाइम का एग्जैक्ट ये डेट ऑफ बर्थ नहीं मतलब बोल सकते हैं, इजाद हुआ उसके कारण। फिर 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन 499 ईस्वी में पहली बार इसने अपना ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, इसमें इन्होंने सबसे पहले जीरो का जिक्र किया। लेकिन ये जीरो का जो जिक्र है वो आपका प्लेसमेंट स्थानक के रूप में हुआ था, प्लेस होल्डर के रूप में हुआ था, स्थानक के। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स के अंतर्गत उसको सीखेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब देखिए जो ये रियल नंबर चैप्टर है आपका 10 क्लास का, उसमें आप हम लोग ये रियल वाला पार्ट, इसमें देखिए दो पार्ट से मिलके बना है, एक है रियल और दूसरा पार्ट है आपका नंबर। एक रियल है और दूसरा पार्ट है आपका नंबर। देखो नंबर ये जो संख्या है, तो पहले हम लोग इसी को जानते हैं, पहले संख्या को जानेंगे फिर जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं संख्या के बारे में, ये जो नंबर है आपका उसके बारे में। तो संख्या के बारे में जानते हैं पहले इसका डिफिनेशन, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। हर एक चीज़ों का कुछ ना कुछ किसी न किसी जरिए से परिभाषित किया जाता है, वैसे ही आपका संख्या का डिफिनेशन जानना होगा। तो देखिए संख्या क्या है, वे अंक या चिन्ह है। संख्या को ऐसे इंडिकेट करेंगे तो ये अंक और चिन्ह के रूप में, अंक और चिन्ह के रूप में आता है। और इसका यूज जो है वो मापन या गणना में करते हैं, मापन या गणना में करते हैं। तो डिफिनेशन यदि बोलना रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे संख्या के बारे में, संख्या का परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसे अंक या चिन्ह जिसका उपयोग मापन या गणना में किया जाता है उसे हम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। फिर से डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, फिर से जान लेते हैं। वैसे अंक या चिन्ह जिसका प्रयोग करके मापन या गणना किया जाता है, वैसे पद को हम लोग संख्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अब देखो, अब हम लोग इसका बेसिक समझते हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी ऐसे ले लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से या फिर नॉलेज के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि संख्या का उत्पत्ति, संख्या का हिस्ट्री जानते हैं कि संख्या कैसे आया, पूरे प्रचलन में कहाँ से आया, इसका उपयोग फिर आगे कैसे हुआ, संख्या में क्या क्या चीजें नई जुड़ती गई, ऐसी जानकारियां हम लोग जानेंगे अभी। तो आगे हम लोग चलते हैं। ये है आपका संख्या का, इसी में आते हैं हम लोग संख्या का डिफिनेशन या संख्या का प्रचलन बोल दीजिए, प्रचलन, संख्या का प्रचलन। तो देखिए संख्या का प्रचलन माना जाता है कि संख्या जो है आपका ये ना अरब सभ्यता से विकसित हुआ है, ऐसा माना जाता है। संख्याएं जो है अरब सभ्यता की देन है, या फिर मतलब ये माना जाता है अरब सभ्यता की देन है। हालांकि पूरी तरह से इसमें ये सहमति नहीं हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ अरब सभ्यता का ही देन है। ये क्या है कि ये पुराने सभ्यताओं और सारे सभ्यताओं जो है उसके जरिए भी ये आपका गणना वाला सिस्टम चलता था। लेकिन क्या हुआ कि अरब की सभ्यता में ये ज़्यादा विकसित हुआ। अरब के लोगों ने मतलब अरबी सभ्यता में गणित का ना बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया और गणित का बहुत ज़्यादा विकास उन लोगों की सभ्यता ने किया है। तो ऐसा मानते हैं कि संख्या का विकास भी उन लोगों के सभ्यता का देन है, इसलिए ऐसा मानते हैं। लेकिन पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं हम कि मिश्रित तौर पे, यानी सारी सभ्यताओं का देन है, सारी सभ्यताओं में प्रचलन में आया नंबर काउंटिंग के रूप में या फिर किसी अन्य रूप में, तो इससे ये विकसित हुआ है। जैसे हमारे भारतीय सभ्यता में भी क्या है आपका, हमारे जो ग्रंथ वगैरह हैं, वेद वगैरह, उसमें आपका संख्या गणना की बहुत सारी पद्धति दी गई है। तो ये ना पूरी सभ्यता का देन बोल सकते हैं, सारी सभ्यता का मिलकर ना तो आपका क्या है संख्या को इजाद किया है, ऐसा बोल सकते हैं भारतीय सभ्यता, यानी इनका भी ये देन बोल सकते हैं हम लोग। ये सबका मिश्रित रूप से ये देन है और इसी का काउंटिंग पद्धति से बाद में संख्या का निर्माण हुआ है। अब आगे आते हैं हम लोग संख्या में। अब ये तो देखो पहले जो संख्याएं बनी थी एक से लेके अधिक,
ये आपका जितना दूर तक जा सकता था काउंटिंग में जितने उपयोग हुए हैं वो बना। लेकिन एक सभ्यता एक जो संख्या है वो बाद में प्रचलित हुआ, वो था आपका क्या, वो संख्या है आपका जिसको भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण देन भी बोला जा सकता है। भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण देन, भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण देन ये भी कहा जा सकता है आपका संख्या के रूप में, वो है आपका 0। अब एक वर्ड यहाँ से आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता। ये देखिए, ये सभ्यता एक वर्ड जो आपका आ जाता है वो है सभ्यता। तो देखो सभ्यता क्या है, सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इसको थोड़ा सा ऐसे जानकारी ले लेते हैं, हम मैथ का क्लास कर रहे हैं लेकिन फिर भी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तो सभ्यता जो है वो क्या है, किसी भी सजीव या मनुष्य के लिए जीवन शैली, यानी वो रहता है, रहन सहन क्या है उसका, क्या खान पान है या फिर क्या उसका कल्चर है, संस्कृति, रीति रिवाज, रिचुअल्स है उसके अपने, क्या उसके एक्टिविटीज है, तो उसी के सारे सम्मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं, सभ्यता। सभ्यता का इतना सा मतलब हो जाता है मनुष्य जिस प्रणाली में रहता है, जीता है, जीवन जीने की जो शैली में प्रयोग करता है एक्टिविटीज, क्रियाओं को, उसे हम लोग बोलते हैं सभ्यता। जो आपका क्या होता है, पहले देखिए जितनी भी सभ्यता है, यहाँ पे पाते हैं हम लोग आगे, जितनी भी सभ्यता है, सभ्यता पे आते हैं, जितनी भी सभ्यता है पहले ना नदी के किनारे अवस्थित होता था, यानी नदी के किनारे लोग आपका क्या है विकसित करते थे सभ्यता को और उसके निकट रहते थे, अपने आवास बनाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि नदी के किनारे ना उसका जलापूर्ति हो जाता था। जलापूर्ति यानी जल की जो पूर्ति होती है, जल से जो क्रियाएं संचालित की जाती है वो आसानी से उसे जीवन शैली में उपयोग में लाया जा सकता था, इसलिए सारे सभ्यताएं विकसित हुई है। ये सभ्यताओं में सबसे जो आपका बड़ा या पुराना सभ्यता बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका ना इसी का अध्ययन करके आज हम लोग पुराने सजीव कैसे रहते थे, उसके क्या एक्टिविटीज थे ये पता करते हैं हम लोग, क्या उपयोग करते थे, किसकी वस्तुओं बना का उपयोग करते थे, ऐसा जानते हैं। लेकिन ये हिस्ट्री के क्लास में पढ़ना है तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे ज़्यादा, हम फिर बैक आते हैं आपका ये वाला टर्म पे, फिर से हम बैक आते हैं आपका यहाँ वाला टर्म में आगे। हाँ, ये आगे आते हैं हम लोग, सभ्यता को जान गए तो अभी बताया कि हम लोग मिश्रित सभ्यता से क्या हुआ, संख्या का इजाद हुआ है। अब आगे हम लोग जानेंगे संख्या में, बताया कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो 0 का आया, संख्या में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो 0 का आया वो भारतीय सभ्यता की देन है। और 0 के बारे में दो लोगों ने 0 को ये आपका समझ आए कि डिफाइन किया है, भारतीय सभ्यता की देन है। इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। तो 0 जो आया वो सबसे बड़ा समझ आए गणित के क्षेत्र में या गणित की संख्या प्रणाली में सबसे बड़ी संख्या के रूप में उभर के आया और उन्होंने पूरे सिस्टम को बदला। दशमलव प्रणाली एक ऐसे प्रणाली का विकास हुआ जिसका उपयोग गणितीय क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में, आपका कंप्यूटर वाले क्षेत्र में इसका ना बाइनरी कोड के लिए इस्तेमाल किया गया। तो 0 संख्या इजाद होने के बाद इसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ, गणितीय क्षेत्र को बढ़ावा मिला और गणित और ज़्यादा विकसित हुआ और इससे तकनीक और विज्ञान को समझने, विज्ञान का भी विकास हुआ। तो आगे हम लोग जानते हैं 0 के बारे में। तो देखिए 0 के बारे में हम लोग पहले 0 से रिलेटेड 2 आपका गणितज्ञ बोल सकते हैं हम लोग, एक है आर्यभट्ट और एक है आपका ब्रह्मगुप्त। एक है आर्यभट्ट और दूसरा है आपका ब्रह्मगुप्त। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं कि आर्यभट्ट ने 0 के लिए क्या किया या फिर आर्यभट्ट ने 0 को कैसे डिफाइन किया। तो पहले जानते हैं आर्यभट्ट का जो जन्म है वो आपका 476 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे, ईस्वी, 476 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं ना इनका ये जो डेट है वो 470 ईस्वी भी लिखा रहता है, 470 ईस्वी ऐसा आपका लिखा रहता है। ये पूरी तरह से मतलब ये गन्ना उस टाइम का एग्जैक्ट ये डेट ऑफ बर्थ नहीं मतलब बोल सकते हैं, इजाद हुआ उसके कारण। फिर 476 ईस्वी के में इनका जन्म हुआ, लेकिन 499 ईस्वी में पहली बार इसने अपना ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, इसमें इन्होंने सबसे पहले 0 का जिक्र किया। लेकिन ये 0 का जो जिक्र है वो आपका प्लेसमेंट स्थानक के रूप में हुआ था, प्लेस होल्डर के रूप में हुआ था, स्थानक के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। किसने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले, किसने, आर्यभट्ट ने। लेकिन स्थानक के तौर पे, संख्या के तौर पे नहीं होता। जैसे स्थानक का मतलब 2 का जो स्थान है, 3 का स्थान है और जिसका स्थान नहीं है उसके जगह पे हम लोग एज ए 0 का इस्तेमाल करते हैं।
कि ये आपका स्थानक के तौर पे हुआ। तो जीरो का जो इजाद हुआ, मतलब हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि जीरो का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि किस रूप में किया गया है जीरो का आविष्कार। फिर आगे आए एक वैज्ञानिक गणितज्ञ आए ये, जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, जीरो को पहली बार संख्या के रूप में प्रदर्शित किया। तो जब भी आपका बोला जाए कि जीरो की खोज किसने की है, तो अधिक संख्या के तौर पे बोला जाएगा तो ब्रह्मगुप्त होगा, ना कि आर्यभट्ट होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को। जीरो का जब भी नाम आता है आर्यभट्ट ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, इस बात का ध्यान रखना हमें होगा कि जीरो का एक संख्या के रूप में प्रदर्शन किसने किया है, जीरो को संख्या के रूप में प्रदर्शन ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्मगुप्त कहाँ के रहने वाले, ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने भी अपना एक पुस्तक लिखा था। इनका जो जन्म है वो आपका 598 ईस्वी में हुआ है, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 628 ईस्वी में, जिसका नाम था ब्रह्मस्फुट। ब्रह्मस्फुट ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ब्रह्मस्फुट। और यही ब्रह्मस्फुट ने सिद्धांत के तौर पे जीरो को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया। अब ये ब्रह्मस्फुट क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये क्या है, ये आपका संक्रिया पे आधारित है। जीरो को ना एज ए नंबर प्रदर्शित करने के लिए संक्रिया, संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, ऐसे को हम लोग संक्रिया बोलते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे वाली चीजों को हम लोग संक्रिया बोलते हैं। तो ये संक्रिया पर आधारित है। अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने संक्रिया के जरिए ये बताया कि जीरो एक संख्या है। जैसे 5 - 5 को इन्होंने एज ए जीरो लिखा, तो इन्होंने ये बताया यहाँ जीरो को संख्या के रूप में बताया। पहले इसका जिक्र आर्यभट्ट में जीरो को प्लेस होल्डर के तौर पे किया था। यहाँ पर इन्होंने ऐसे बताया 0 + a = a, 0 × a = 0, ऐसे आपका संक्रियाएं हुआ। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जीरो को एज नंबर बताया। तो बस इतना सा बात याद रखना है पूरी बात का कैलकुलेशन में, कि जीरो का खोजकर्ता जो है पूछा जाएगा तो प्लेस होल्डर के तौर पे यदि बोला जाए तो आर्यभट्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे यदि बोला जाए तो ब्रह्मगुप्त होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बात यहाँ से एक भी आता है कि जीरो का जो खोज है वो बहुत बाद में हुआ है। तो हम लोग गिनती में ना कुछ शब्द का इस्तेमाल बहुत पहले करते थे। जैसे हम लोग जानते हैं एक रावण को हम लोग ना दशानन बोलते हैं। अब दशानन बोलते हैं तो ये रामायण की प्रणाली काफी पहले की है, और ये बोला जा रहा है, और ये जीरो का इजाद तभी हुआ था, खोज अभी हुआ था, मतलब उसके बाद हुआ था। तो इससे ये अब ये ज्ञात किया जाता है कि हम लोग दशानन में, जैसे जिसके 10 सिर हैं रावण, तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं 10, मतलब ये क्या 10 क्या है। तो ये 10 ना वो नंबर नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि ये 10 को हम लोग ऐसा सोचते हैं 10 वाला। ये 10 वाला नहीं, ये उनके क्या है गणना प्रणाली का एक क्रम है। जैसे उन लोग एक को ना इक्का बोलता था, एक को इक्का बोलता था, बाद में रूपांतरित होकर इक्का एक बन गया। द्वि बोलता था, द्वि को बाद में रूपांतरित करके हमने 2 बना दिया। 3 को त्रि बोलते थे, तो ऐसे ही रूपांतरित करके 10 को उसने 10 ही बोलता था, 10 ऐसा वाला काउंटिंग में ऐसे लगातार वो 10 ज्यादा था। और 10 फेस वाले को हम लोग दशानन या रावण बोलते हैं। तो एज ना काउंटिंग के तौर पे है, नंबर के तौर पे नहीं है वो। इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले जो हम लोग है काउंटिंग के तौर पे होता है किए हैं, नंबर के तौर पे नहीं। वो ये वाला नंबर 10 वाला नहीं है। जैसे क्या होता है कि कुछ चीजें ना हम लोग फ्यूचर वाला जो है पहले ही डिसाइड कर देते हैं, बाद में उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि कोई नया बच्चा आने वाला होता है, उसका नाम हम पहले रख देते हैं, बच्चा आने के पहले हम उसका नाम रख देते हैं। अब बाद में वो बच्चा को हम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नाम उसका पहले हम लोग ये कर देते हैं। वही प्रणाली यहाँ हुआ है। गणना की प्रणाली में पहले था, लेकिन प्रदर्शन करने की प्रणाली में वो नहीं था। प्रदर्शन करने की प्रणाली में जब वो संख्या के तौर पे आया, तो जब ये इजाद हुआ इसका जीरो का, तब उसके बाद वो आपका प्रदर्शन में आया। चलिए आगे हम लोग जानते हैं जीरो के बारे में। जान गए कि जीरो आपका क्या है, स्थानक के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उसका खोजकर्ता आर्यभट्ट हो जाएगा। यदि संख्या के तौर पे बोला जाएगा तो ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। बस इतना कंसेप्ट है, इतना पढ़े ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए। क्लास आपका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए, 10 क्लास के अंतर्गत बस यही पूछा जा सकता है आपका, एक पॉइंट के जीरो का खोजकर्ता कौन है, ये आविष्कारक कौन है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन बाकी चीजों को हम ऐसे ही अपने ज्ञान में ऐड कर लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे आपका क्या है, आगे हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या पे। फिर से आते हैं जो चैप्टर का मूल टॉपिक है, यहाँ से चैप्टर हमारा जो 10 क्लासेस का है वो शुरू होता है।
हम इसके पहले बेस बना रहे थे जानकारी के लिए। तो वास्तविक संख्या ये आपका बेस है, जिसमें से हम संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब संख्या के बारे में पढ़ लिए तो इसके पहले जो लगा है वास्तविक, ये क्या है? तो संख्या को ना दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया है आपका वास्तविक संख्या, दूसरे को बोला गया है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरे को बोला जा रहा है आपका अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या कर देते हैं ऐसे, अवास्तविक संख्या ये है। तो यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या क्या है ये समझिए। पहले यहाँ पर एक होता है संख्या रेखा, जो ये ना माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है। ऐसे हम बीच के सेंटर में यदि हम जीरो ये कर दे तो ये माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है। अब ये जो संख्या आपका, ये जो आपका है वास्तविक संख्या, इसका डिफिनेशन देना रहेगा तो क्या देंगे? इसका डिफिनेशन ये होगा, वैसी संख्या जिसका संख्या रेखा पर अस्तित्व हो, यानी संख्या रेखा पर वो उसका अस्तित्व रहेगा तो वो कहलाएगा आपका वास्तविक संख्या। और जिसका संख्या रेखा पे अस्तित्व नहीं रहेगा, ये जो संख्या रेखा बना हुआ है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में, तो वो आपका ये संख्या रेखा के बीच में जब जिस पे अस्तित्व रहेगा वो वास्तविक, और जहां नहीं रहेगा वो हो जाएगा आपका अवास्तविक। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो पहले हम क्लियर कर लेते हैं, पहले इसी पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, अवास्तविक। ये पार्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन वास्तविक संख्या है और कौन अवास्तविक संख्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं अवास्तविक को काल्पनिक बोलते हैं हम लोग, ऐसे काल्पनिक याद इसको हम लोग समझेंगे। अवास्तविक संख्या में क्या होता है? अवास्तविक संख्या एक खास टाइप का संख्या है जिसका संख्या रेखा पर अस्तित्व नहीं है। तो अवास्तविक को पहचानने का तरीका पहले जान लेते हैं। अवास्तविक को हम पहचानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं पहले। अवास्तविक में क्या आ जाएगा? वैसा संख्या जिसका जो आपका क्या है, अंडर रूट में ऋणात्मक पद लिए हो, यानी ऋणात्मक मान के साथ कोई अंडर रूट में संख्या लिखा रहेगा, वो आपका अंतःवर्गमूल संख्याएं होगी, वो आपका क्या कहलाएगा? अवास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे √-8, √-6, √-5, ये आपका क्या कहलाएगा? अवास्तविक संख्या कहलाएगा। अब ये क्या है? √-8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √8 गुने √-1, ये आपका लिखा जा सकता है इसको। तो √8 गुने √-1 जो आपका, इसमें देखिए ये जो गुणक है ना, इसी को इमेजिनरी गुणक बोलते हैं, काल्पनिक गुणक बोलते हैं। इसको हम लोग ना आयोटा भी बोलते हैं, IOTA है आयोटा, इसको ना हम आई से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो आई का वैल्यू है वो आपका क्या होता है? √-1 होता है। आई स्क्वायर का यदि हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो √-1 का स्क्वायर होगा। हालांकि ये हमें ये दृष्टिकोण से नहीं देखना है, क्लास की 10 क्लासेस के दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए ऐड कर रहे हैं अभी। आई क्यू का वैल्यू आई स्क्वायर गुने आई, -1 गुने आई, कितना हो जाएगा? -i। I4 का मान यदि निकालना रहेगा तो आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, यानी -1 गुने -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? +1। ये हो जाएगा I4 का वैल्यू। ऐसे ही रिपीट होता है I4 का, आगे वो आपको आगे के क्लास में पढ़ाया जाएगा कि I4 का वैल्यू, आगे 4 के आगे का वैल्यू क्या होता है। ये हमारे 10 क्लासेस के दृष्टिकोण से ये सिर्फ और सिर्फ इसका ये जानना था हमें, ये पार्ट कि इमेजिनरी नंबर को आई से इंडिकेट करते हैं, आयोटा है ये आपका। और ये क्या होता है? हमेशा वर्गमूल के अंदर माइनस वाला पद लेके रहेगा, वही काल्पनिक है। अवास्तविक संख्या के श्रेणी में यही एक आएगा, वो क्या आएगा? आपका रूट के अंदर माइनस चिन्ह वाला शब्द जो आपका है वो डाला रहेगा। अब बोलो कि ये क्यों हो जाता है अवास्तविक? अब इस पे एक सवाल ये आ सकता है कि ये अवास्तविक क्यों है? तो ये अवास्तविक इसलिए है कि जब हम देखिए √8 के अंतर्गत और √-8, ये दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा समझते हैं। √8 लिखा हुआ तो इसका देखिए जो बगल का चिन्ह है प्लस, ये जो प्लस वाला चिन्ह है, प्लस ना दो चीजों से मिलकर बना, या तो प्लस गुने प्लस से मिला है या फिर आपका माइनस गुने माइनस से मिला है। अब यहाँ क्या हम लोग जानते हैं कि जब रूट हम लोग निकालते हैं तो सेम वाला चिन्ह निकलता है, यानी दोनों यदि सेम चिन्ह वहां पे रहेगा तो एक चिन्ह बाहर आएगा और वो आपका वर्गमूल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है इसलिए प्लस का प्लस, और माइनस वाला में क्या होता है? माइनस हमेशा प्लस गुने माइनस का गुणनफल है और माइनस गुने प्लस का गुणनफल है, ऐसा है। अब यहाँ देखो प्लस वाला में क्या आसानी से ये वर्गमूल के तौर पे संख्या के अलावा ये निकल जाता है, पर एक प्लस बाहर आ जाता है या एक माइनस बाहर आ जाता है। इसीलिए तो हम लोग √16 जब लिखते हैं तो इसका वर्गमूल निकालना रहता है तो +4 भी बोलते हैं, -4 भी। क्यों?
क्योंकि प्लस भी 2 बार रिपीट होके प्लस बनाता है, माइनस भी 2 बार रिपीट होके गुणनफल में आपका प्लस बनाता है, इसीलिए लिखा जाता है। लेकिन माइनस वाले का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? माइनस में प्लस गुने माइनस है वह है, ये सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो वर्गमूल में वो बाहर कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, ये वाला आपका ये जो है आपका रूट के अंदर यदि माइनस लगा रहता है तो वो आपका वास्तविक संख्या हो जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये आई से इंडिकेट करते हैं। बस तो वास्तविक में इतना ही जानिए, और अवास्तविक को छोड़ के जितनी भी संख्या बनी हुई है, जितनी भी संख्या है उसमें, वो आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो अब आगे आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पे ही आ जाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पहले ले लेते हैं वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या अभी बताए थे, संख्या रेखा पर इसका अस्तित्व का पहचान रहेगा, वो आपका कहलाएगा वास्तविक संख्या। अब अवास्तविक समझ गए थे, अवास्तविक के छोड़कर शेष जितने भी है वो क्या है? आपका वास्तविक है। अब हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। आधुनिक गणित में इसे 2 भागों में ही बांट के बना दिया गया है, या सम्मिश्रण माना गया है। एक है परिमेय और दूसरा है आपका अपरिमेय। एक परिमेय है और दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और अपरिमेय आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय। अब देखो, परिमेय जो संख्या है वो आपका क्या है? परिमेय संख्या में हम लोग आगे आते हैं वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यानी हम जिसे ना भिन्न के रूप में लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके, लेकिन q का मान ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी जान लेंगे। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसको समझते हैं, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ऐसा आपका पॉइंट है, तो इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 4/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो ऐसे आपका क्या हो जाता है? ये आपका ऐसे हो जाता है आपका। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए तो इस फॉर्मेट में आ गया, और q का मान 0 नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय भी बोलते हैं। 0 को भी हम 0/1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, 2 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब बटा में लिख सकते हैं, लेकिन q का नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यदि नीचे वैल्यू 0 होगा तो वो संख्या का मान अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित वाले को हम लोग अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में नहीं रखते हैं, अपरिमेय संख्या में काउंट करते हैं उसको। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन समझ गए? p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर ये एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया इसका। अब हम लोग जानते हैं, देखो ये परिमेय संख्या ना और सारी संख्याओं का ये मिश्रण है, समूह बोल सकते हो उसको, यानी बहुत सारी संख्याएं मिलके परिमेय संख्या बनाते हैं, परिमेय संख्या की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या में हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत जो परिमेय संख्या को बना सकता है, या परिमेय संख्या के अंतर्गत इन लोग को हम लोग ऐसे ला देते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो है ना वो आपका परिमेय संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो गिनती में प्रयुक्त हो, या फिर बोल दो शॉर्ट शब्दों में बोल सकते हैं, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, ये गिनती की संख्या हो जाएगा। इसको ना इसके सेट को, यानी जो भी आपका है, ये 1 से शुरू होता है काउंटिंग और ये आपका अनंत तक जाता है, तो ये आपका कहलाता है नेचुरल नंबर। इसके सारे सेट को, पूरे प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम लोग n बोल देते हैं। n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाता है। फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा आपका? गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दो, यानी पूर्ण संख्या को ऐसे लिखते हैं 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या में यदि 0 सम्मिलित है सीरीज में तो वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब ये आपका 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके सेट को ना W या वोल नंबर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, वोल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या को। अगला है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसा बोला जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स इन इंग्लिश में इसको
सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये पूर्णांक संख्या, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आपका जो है वो आपका क्या है, ये तीनों का मिश्रण है। धनात्मक पूर्णांक, या बोल सकते हैं पॉजिटिव वाले पद, निगेटिव वाले पद और न्यूट्रल वाले पद, यानी इसमें तीनों शामिल होता है। यदि हम ऐसे लिख दें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसा। यहाँ पर क्या है, ये प्लस वाला है टर्म आपका, प्लस ऐसे लिख देते हैं। तो ये वाला निगेटिव वाला है, तो निगेटिव वाला भी पूर्णांक संख्या में शामिल होगा। आपका ये को बोलते हैं, ये है आपका निगेटिव इंटीजर्स, यानी निगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। शॉर्ट में ऐसे इंटीजर्स लिख दिए। ये आपका कहलाएगा यहां से लेके ये वाला सब पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका एक बचेगा बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स। न्यूट्रल इंटीजर्स को बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। और एक आपका ये हो जाएगा, इधर वाले हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक ना तीनों फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा, ये ध्यान रखना है। ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, ये सारे ऋणात्मक हो जाएंगे, ये सारे आपके धनात्मक हो जाएंगे। और बीच वाला जो आपका है जीरो ना, देखिए उसको बोलते हैं न्यूट्रल। गाड़ी में भी न्यूट्रल होता है, जिसमें ना आगे का गियर होता है ना पीछे का गियर, वैसा ही ना प्लस चार्ज है इसमें और ना ही माइनस चार्ज है, इसलिए आपका क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या। हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गए। इतना पूरा ये